आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा सवाल हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमें यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, पहले हम सवाल देख लेते हैं। दो समीकरण हमको दिए गए हैं यहाँ पे, x/2 धन y/3 बराबर -1, और दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस y/3 बराबर 3। तो पहले इन समीकरण को हल कर लेना है, फिर हम इनको आगे हल करेंगे। तो समीकरण को पहले रैखिक समीकरण हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि पहला समीकरण हमारे पास में क्या है, x/2 और 2y/3। तो पहले इन दोनों का हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे, या फिर नहीं लेना है लघुत्तम समावर्तक, तो 3 का गुणा डायरेक्ट हम x के साथ कर देते हैं, तो 3x मिलेगा। बीच में धन लगा है तो धन लगाएंगे। 2 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 4y मिलेगा, ठीक है। और इसके बटे में इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 और बराबर -1। अब यहाँ पे इस 6 का पक्षांतर हम इधर साइड कर देते हैं तो गुणा में चला जाएगा, तो 3x धन 4y बराबर 6 का गुणा जब 1 के साथ होगा तो 6 आएगा, ऋण लगा है तो ऋण। तो इस प्रकार हमें एक रैखिक समीकरण मिल जाता है, 3x धन 4y बराबर -6। तो इससे हम सबसे पहले हल डालकर समीकरण लिखेंगे। दिया है समीकरण, अब ये समीकरण नहीं लिखेंगे हम, जो हमने यहाँ पे रफ में बनाया है समीकरण ये वाला, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण क्या था हमारा, 3x धन 4y बराबर -6। अब इसी प्रकार हम इस वाले समीकरण को भी हल कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब 3 का गुणा x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3x, माइनस लगा, बीच में माइनस लगाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा y के साथ होगा तो y ही आएगा। अब इस 1 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 आएगा, बराबर 3। इस 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा क्योंकि इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, तो 3x माइनस y बराबर 3 3 के 9। तो दूसरा समीकरण हमें मिल जाता है इस रूप में, तो ये जाएगा 3x ऋण y बराबर 9, ठीक है। तो ये दो रैखिक समीकरण यहाँ पे हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो इसे हम समीकरण, इन दोनों समीकरणों को पहले हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में समीकरण पुनः लिख लेने हैं हमें ज्यों के त्यों, और इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। 3x ऋण y बराबर 9, तो समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं और समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। जो कि विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं, इसलिए इसका जो बायचर वाला कहना चाहिए कि जो बाय वाला पद है दोनों का, ये दोनों का समान होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर हम ऐसा करते थे कि जो बाय के गुणांक है, तो जो समीकरण 2 में बाय का गुणांक है उसका गुणा हम समीकरण 1 में करते हैं, और समीकरण 1 में जो बाय का गुणांक है उसका गुणा हम किसके साथ करते हैं, समीकरण 2 में करते हैं। कहने का मतलब इतना है कि बाय के साथ जिसका भी गुणा है सामने, उस संख्या गुणा इस समीकरण के साथ, और इसका गुणा इस समीकरण के साथ हम करते हैं। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। तो समीकरण 1 में 9 का, सॉरी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 का, तथा समीकरण 2 में यहाँ पे 4 है तो ये 4 का गुणा हो जाएगा, का गुणा करने पर। तो यहाँ बहुत सिंपल है, इस 1 का गुणा समीकरण 1 में और 4 का गुणा समीकरण 2 में कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 1 का गुणा करने पर 3x धन 4y बराबर -6। तो जब 1 का गुणा इस पूरे समीकरण के साथ होगा तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, समीकरण ज्यों का त्यों हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 3 हमें कर लेना है, ठीक है। उसी प्रकार समीकरण 2 में हमें 4 का गुणा करना है, तो
4 और इसका गुणा हमें करना है समीकरण 2 में। 3x माइनस y बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो 4 तिया के 12, x माइनस 4y हो जाएगा यहाँ पे बराबर 4 9 के 36, और इसे समीकरण नंबर 4 हम कर लेंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 में हम y गुणांक देखें अगर, तो यहाँ y गुणांक धनात्मक में है, यहाँ y गुणांक ऋणात्मक में है। तो इसका मतलब y के जो गुणांक है ये असमान चिन्हों में है, इसलिए घट जाएंगे आपस में। ठीक है, अगर समान चिन्ह होते तो इसको हम जोड़ते हैं, नहीं सॉरी, अगर ये समान चिन्ह होते तो इसको हम घटाते हैं, और असमान चिन्ह होने के कारण इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और समीकरण को 4 को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 3 है हमारे पास 3x धन 4y बराबर -6, और समीकरण 4 है हमारे पास में 12x ऋण 4y बराबर 36। तो एक बार फिर से यहाँ पे समझिए कि जो y का गुणांक होता है अगर ये असमान चिन्हों में होता है, ठीक है, y के जो गुणांक है ये असमान चिन्ह में है तो इनको हम जोड़ते हैं, और समान चिन्ह में है अगर तो उनको हम घटाते हैं। तो जब हम जोड़ते हैं तो कुछ भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। यहाँ पे दोनों धनात्मक वाली संख्या इसलिए जुड़ जाएंगी, 12 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 15x, ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पे। और चूँकि यहाँ पे धनात्मक में ही ऋणात्मक में है, तो जो कि यहाँ पे जो बड़ी संख्या धनात्मक में धनात्मक निशान आएगा, और 36 में से हम जब 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास शेष क्या रह जाएगा, 30 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमें 15x बराबर 30 मिलता है। हमें सिर्फ यहाँ पे x का मान चाहिए, इसलिए 15 का पक्षांतर इधर करेंगे तो इधर ये भाग में चला जाएगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो x का मान हमें कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो हमें यहाँ पे y का मान मिल जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान इसमें हम रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास था 3x माइनस y बराबर 9, तो इसमें हम x का मान रख देते हैं 3, x का मान कितना है हमारे पास में 2 है, माइनस y बराबर 9। 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस y फिर 9। हमें यहाँ पे सिर्फ y का मान चाहिए, इसलिए ये माइनस का बचेगा यहाँ पे y। 6 का पक्षांतर इधर हो जाएगा, तो 9 तो यहाँ से पहले से था, 6 का पक्षांतर जब इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण का 6, माइनस y बराबर 9 का जब हम 9 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, तो y बराबर इस माइनस का पक्षांतर हम इधर कर देंगे तो -3 मिल जाएगा हमको यहाँ पे। तो y का मान भी हमको कितना मिल गया, -3, और x का मान हमको 2 मिल गया। तो इस तरह से x और y के मान हमने विलोपन विधि से निकाल लिए हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं दोनों। तो समीकरण हमने यहाँ पे लिख लिया है, एक समीकरण 2, 3x धन 4y बराबर -6, ये समीकरण 1 हो गया। 3x ऋण y बराबर 9, ये समीकरण 2 हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 से हल करते हैं और इसमें हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमें x का मान चाहिए, तो 3x को हम यहीं छोड़ेंगे और 4y का पक्षांतर इधर कर देंगे हम, तो -6 ऋण 4y। अब यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, तो इस 3 का पक्षांतर भी हम इधर कर देंगे, तो -6 माइनस 4y बटी इधर भाग में जाएगा 3, और इसे हम समीकरण नंबर 3 कर लेंगे। ठीक है, अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में
प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 है हमारे पास में 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3 का 3 आ जाएगा और x की जगह पे ये पूरी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो ये है हमारे पास में -6 माइनस 4y बटे 3 और आगे की जो संख्याएं हैं वो सेम हो जाएगी y बराबर 9। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, शेष बचेगा हमारे पास में -6 माइनस 4y माइनस y बराबर 9। तो पहले इन दोनों को हम हल कर लेते हैं, दोनों ऋणात्मक में हैं तो माइनस से पहले से था तो ऋण निशान यहाँ पे जाएगा और 4 और 1 5 बाय 9 का 9। अब इस 6 का पक्षांतर जब इधर होगा तो -5 बाय बराबर 9, ये धन में चला जाएगा इधर 6, तो -5 बाय बराबर 9 और 6 हो गया 15, ठीक है। और यहाँ से हमको बाय का मान चाहिए तो माइनस ये 5 इधर चला जाएगा भाग में, तो ये 15/5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 कम 5, 5 दिया 15 बाय इस माइनस को पक्षांतर में इधर करेंगे तो क्या मिल जाएगा -3। -3 है, y का मान मिला। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या था हमारे पास में, x बराबर -6 माइनस 4y बटे 3 के रूप में था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर -6 माइनस 4 और y का मान कितना मिल रहा हमें -3/3, ठीक है। ये था हमारे पास समीकरण नंबर 3, इसमें हमने मान रख दिया है y का। अब इससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो -6 4 का गुणा -3 के साथ होगा तो पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दिया 12, 3 का 3। अब यहाँ पे एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक है तो दोनों घट जाएंगी और यहाँ पे 6 से हम जब 12 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, 3 का 3, एक भी कट जाएगा यहाँ पे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना मिल रहा है हमें 2 मिला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का मान हमें 2 मिल जाता है, y का मान -3 मिल जाता है। और जो हमने विलोपन विधि से हल किया था इसमें भी y का मान -3 है और x का मान 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि दोनों विधि से ही हमें x और y के मान सेम प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमने दोनों विधि से सवाल को हल किया। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।